वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में डॉक्टर रंजीत सर के द्वारा निकाला गया बीपीएससी टीचर के लिए 1 to 5 के लिए प्रैक्टिस सेट का बुक से लिया गया ये क्वेश्चन है, जिसका प्रैक्टिस नंबर 4 है और इसमें आपको 80 क्वेश्चन कराया जाएगा। जो भी स्टूडेंट लगभग 60 से 65 सही क्वेश्चन बना रहा है, यानी 65 के आसपास जो बच्चा सही क्वेश्चन बना रहा है, यानी वो अपनी तैयारी पूरा कर लिया है, तो टेस्ट को बनाएं और कमेंट बॉक्स में बताएं कि अब कितना क्वेश्चन सही किए हैं। और जो भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों को मूल्य कर्तव्य को 1976 ईस्वी में सम्मिलित करने की अनुशंसा किया था। तो कौन सा जो समिति था जो मूल्य कर्तव्य को शामिल करने के लिए अनुशंसा किया था, तो याद रखिएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर ही मूल्य कर्तव्य को शामिल किया गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मूल्य कर्तव्य को शामिल किया गया था और एक 11वां मूल्य कर्तव्य जो है वो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत एक और मूल्य कर्तव्य को शामिल किया गया था। तो वर्तमान में मूल्य कर्तव्यों की संख्या 11 है। कितना है? 11 है। और मूल्य कर्तव्य के बारे में चर्चा भाग 4 के ए में दिया गया है। भाग 4 के ए में है, अनुच्छेद पूछेगा तो 51 का ए में दिया गया है। 51 का ए में मूल्य कर्तव्य की चर्चा है। मूल्य कर्तव्यों की संख्या 11 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हो कि द टीन ड्रीम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है। द टीन ड्रीम बोल रहा है कि किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है पूछ रहा है, और ये आपको गुंटर ग्रास का है। किसका है? गुंटर ग्रास। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अप्रैल 2015 में भारत ने अपने परमाणु संयंत्रों यूरेनियम के लिए संधि निम्नलिखित में से किस देश के साथ किया था। तो किस देश के साथ किया था? 2015 में परमाणु जो संयंत्र है उसमें यूरेनियम के लिए संधि किया था और हम लोग कनाडा से किए थे। किसके साथ? कनाडा के साथ। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ई होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी रेखा भारत का परमाणिक यमोन्तर रेखा है। भारत का परमाणिक यमोन्तर रेखा का बात कर रहा है और भारत का जो परमाणिक यमोन्तर रेखा है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्टर्न है। ठीक है, पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ब्रॉड गेज के 2 रेल पटरियों के बीच की मानक दूरी क्या होती है, क्या रखी जाती है बोल रहा है। तो याद रखिएगा भारत में जो ब्रॉड गेज रेल है उसमें पटरियों की दूरी जो है 1.6 मीटर यानी 1.676 मीटर रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2015 का बात कर रहा है। 2015 में जो चीन में आयोजित हुआ था, कहाँ पे हुआ था? चीन में। और मारिया लालगुना ने जीता था। वो किस देश की है? तो मारिया लालगुना जो है ये मिस वर्ल्ड 2015 की प्रतियोगिता जीती थी और ये स्पेन से बिलोंग करती हैं। कहाँ से? स्पेन से। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कर्नाटका के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है और इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है। तो जो कर्नाटका के श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति है और इसकी यहाँ पे ऊंचाई पूछ रहा है। इस मूर्ति का निर्माण जो है गंग वंश का एक मंत्री था चामुंडराय, वही कराया था और इसकी 57 फीट इसकी ऊंचाई है। कितनी है? 57 फीट ऊंचाई है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वी.आर. कृष्ण अय्यर जो दिसंबर 2014 में दिवंगत हुए क्या थे। दिवंगत यानी 2014 में उनकी मृत्यु हुआ था दिसंबर में, वो क्या थे? तो वी.आर. कृष्ण अय्यर ये आपको प्रख्यात विधिवेत्ता थे। विधिवेत्ता यानी कानून के जानकार को विधिवेत्ता कहा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। 14वें वित्त आयोग का बात कर रहा है और 14वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे बाबू? तो वो आपको थे वाई.वी. रेड्डी। कौन थे? वाई.वी. रेड्डी। राइट आंसर कौन सा होगा? वाई.वी. रेड्डी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा। और 15वें जो अभी वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं उनका नाम है एन.के. सिंह। क्या नाम है? एन.के. सिंह जो है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना कब स्थापित हुआ था। तो भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना पटना विश्वविद्यालय की स्थापना पूछ रहा है और पटना विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुआ था वो 1917 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1917 ईस्वी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अ पैसेज टू इंडिया किन के द्वारा रचित है। अ पैसेज
टू इंडिया किनके द्वारा रचित पुस्तक है? और अ पैसेज टू इंडिया E.M. फास्टर का है। किनका है? E.M. फास्टर। राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। इस उपन्यास का प्रकाशन जो हुआ था वो 1924 में किया गया था। कब? 1924 में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 में कहाँ हुआ था? यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र का जो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 में, उसके बारे में पूछ रहा है और ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। कहाँ पे? फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि अमंग द बिलीवर्स इंडिया अ मिलियन म्यूटिनीज तथा एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा लेकिन इसमें दिया हुआ है, तो याद रखिएगा इस पुस्तक के जो लेखक हैं उनका नाम है V.S. न्यायपाल। क्या नाम है? V.S. न्यायपाल। इस सब क्वेश्चन को आप लोग अगर इग्नोर भी करना चाहते हैं तो इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि एंजेलिक कर्बर ने 2016 ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला वर्ग का फाइनल सेरेना विलियम्स को हराकर जीता था और वह किस देश की निवासी है? ये एंजेलिक कर्बर जो है 2016 में ऑस्ट्रेलिया जो ओपन हुआ था उसमें महिला वर्ग में फाइनल में किनको? अमेरिका की सेरेना विलियम्स को हराई थी। लेकिन पूछ रहा है कि जो एंजेलिक कर्बर है वो किस देश से बिलोंग करती हैं, और इनका जो है ये जर्मनी से है। कहाँ से है? जर्मनी से बिलोंग करती हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के बीकानेर में 15 जून 2015 को 50 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था और इसको फ़ारेनहाइट में कितना दिखाया जाएगा? ये सब याद नहीं रखना है, याद रखना है ये कि 50 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था और 50 डिग्री को फ़ारेनहाइट में कितना फ़ारेनहाइट कहा जाता है, यही पूछ रहा है इसमें। तो याद रखिएगा इसका एक सूत्र होता है C/5 बराबर F मतलब फ़ारेनहाइट -32/9, और यहाँ पे आप जहाँ पे C लिखा है सेंटीग्रेड, यहाँ पे डिग्री आप यहाँ 50 इसका मान रख सकते हैं और यहाँ से 9 × 5 = 45 कीजिएगा तो 450 होगा, 5 से काटिएगा तो यानी 90 होगा। फ़ारेनहाइट F बाहर कीजिए और यहाँ पे माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस, तो 90 और प्लस जोड़िएगा, 90 + 32 तो ये 122 हो जाएगा, ठीक है। 122 फ़ारेनहाइट इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ है? ये खान कहाँ पे है ये क्वेश्चन पूछ रहा है, और ये कहाँ पे खान है बाबू? तो पन्ना में है, मध्य प्रदेश के पन्ना में है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि फिल्म पाथेर पंचाली किनके द्वारा निर्देशित थी? पाथेर पंचाली किनके द्वारा निर्देशित फिल्म थी ये पूछ रहा है। ये एक बंगला फिल्म था और बाबू सत्यजीत राय के द्वारा ये फिल्म निर्देशित किया गया था, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? आसान क्वेश्चन है। तो योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय जो मनाया जाता है वो 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है? राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है का बात कर रहा है। यहाँ पे देखो काराधन नीति ये तो है, यहाँ पे कह रहा है कि सार्वजनिक ऋण नीति ये भी है, सार्वजनिक व्यय भी है, लेकिन व्यापार जो नीति होता है वो राजकोषीय नीति का घटक नहीं होता है, तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गंगा की सहायक नदी जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? यानी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। और उत्तर की ओर जो प्रवाहित होती है इसमें से जो सोन नदी है जो अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलता है, और गंगा में ये दानापुर के आसपास आके मिलती है, जो ये दक्षिण से उत्तर की ओर आती है। यहाँ पे उत्तर की ओर का बात कर रहा है, इसीलिए सोन नदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और यहाँ पे जो और नदी है कोसी, घाघरा और गंडक, ये भी गंगा की सहायक नदी है, लेकिन ये सारे हिमालय से निकलकर दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 35वें राष्ट्रीय खेल जिसका प्रतीक चिन्ह ग्रेट हॉर्नबिल था कहाँ आयोजित किए गए था? तो 35वां राष्ट्रीय खेल जिसका प्रतीक चिन्ह ग्रेट हॉर्नबिल था, बोल रहा है कि कहाँ पे आयोजित किया गया था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। और ये आपको केरल में, कहाँ पे? केरल में, तो राइट आंसर ऑप्शन ही होगा। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिख कर। बोल रहा है कि जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है वो अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर। तो किसको पत्र लिखकर ये पूछ रहा है? तो याद रखिएगा वो राष्ट्रपति को ही अपना त्याग पत्र देता है, तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? इसके लिए आपको इंडियन मैप के बारे में, वर्ल्ड के मैप के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए।
तब आप बता सकते हैं कि सूर्योदय सबसे पहले किधर और सूर्योदय सबसे बाद में कहाँ पे होगा। तो सबसे पहले इसमें आपको देखा जाए तो जापान जो है, जापान की राजधानी टोक्यो, वहीं पे सबसे पहले सूर्योदय होगा। तो राइट आंसर जो ऑप्शन डी होगा, क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और जो जापान है, जापान को उगते सूर्य की भूमि भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे। तो मशहूर जो पेंटिंग है हंस दमयंती, और इसके चित्रकार के बारे में पूछ रहा है। इसके चित्रकार जो थे वो राजा रवि वर्मा थे। कौन थे, राजा रवि वर्मा। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित पुस्तक में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित इसमें से पुस्तक का बात कर रहा है और कौन सी है। तो याद रखिएगा मैला आंचल जो है किनकी है बाबू, तो मैला आंचल जो है फणीश्वर नाथ रेणु। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। निर्वाचन जो आयुक्त होता है उसको पद से हटाया जा सकता है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो याद रखिएगा जो निर्वाचन आयुक्त है उसको यहाँ पे प्रधानमंत्री मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जो इसे सर्वोच्च न्यायालय के इसको महाभियोग द्वारा हटवाया जाता है, महाभियोग लगाया जाता है और महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है। इस ऑप्शन में कहीं पे नहीं दिया है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि जो भी निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनको तो नियुक्ति जो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन अगर उनको हटाना होता है कोई भी निर्वाचन आयुक्त को, तो अगर हटाना है तो वो महाभियोग लाया जाता है उनके विरुद्ध, और महाभियोग संसद में लाया जाता है और महाभियोग पारित करने के बाद 2/3 बहुमत से पारित होगा, तभी ये हटाए जा सकते हैं। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नीचे दिए गए 2 स्तंभों में राज्यों के नाम और वहां अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टरों के नाम दिए गए हैं। सही मिलान दिए गए विकल्पों में क्या है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। देखते हैं हम लोग क्या है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, कर्नाटका। कर्नाटका का स्तंभ जो है कैगा हो जाएगा। ठीक है, कैगा हो जाएगा। तमिलनाडु जो है वो कुडनकुलम हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के बारे में नरौरा हो जाएगा। और गुजरात का एक दिया हुआ काकरापाड़ा। ठीक है, तो इस तरह मिलाएंगे हम लोग तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही कथन नहीं है, यानी गलत कथन का बात कर रहा है। दे रहा है कि राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है, बात तो सही है। ये बोले कि यह इसके 1/3 सदस्य जो होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं, ये भी बात सही है। बोला है कि राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था, जो बात गलत है, क्योंकि राज्यसभा का जो गठन किया गया था वो 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। कब, 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। और उस समय राज्यसभा का नाम था हाउस ऑफ काउंसिलिंग नाम था। 1954 में इसका नाम राज्यसभा रखा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और देखिए राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, सही बात है। अनुच्छेद 80 के क के तहत, 80 के ए के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है। टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। और टाइगर वुड बाबू गोल्फ से संबंधित है। किससे है, गोल्फ से संबंधित है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ब्राज़ील में नवजात शिशुओं में पाए गए माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता के लक्षणों का क्या कारण है। तो ये जो है जीका वायरस है, इसका कारण क्या है, जीका वायरस है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि जोआकिन गुजमैन उर्फ अल चापो गुजमैन है, ये कौन क्या है, इन्हीं के बारे में पूछ रहा है। ये मैक्सिको का नशीली दवाओं का तस्कर है। क्या है, मैक्सिको के नशीली दवाओं का तस्कर। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अक्षम हो अथवा उनकी मृत्यु कार्यकाल में हो जाए तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होगा। ऐसा एक बार हुआ भी है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो होता है अगर बोला कि अक्षम हो या उनकी मृत्यु उनके कार्यकाल में हो जाता है, तो कार्यकारी राष्ट्रपति जो बनता है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। और ये एक बार 1969 में एम हिदायतुल्लाह जो हैं उस समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। कौन, एम हिदायतुल्लाह, और यही कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बने थे। तो इसका राष्ट्रपति बने थे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि वर्ष 2015 में गठित नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है। 2015 में गठित क्या नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है, ये बात बोल रहा है।
और नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष हैं वो कौन है बाबू? अरविंद पनगड़िया थे। कौन थे? अरविंद पनगड़िया। तो राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय नौसेना तथा वायुसेना में 2015 में ऑपरेशन राहत चलाकर भारतीयों तथा अन्य को एक देश से निकाला गया था, सही देश चुने। यानी जो ये ऑपरेशन राहत चलाया गया था, यानी किस देश से निकाले, अपने भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। और ये कब चलाया गया था? 2015 में। तो ये आपको यमन से निकालने के लिए, यमन में उस समय विद्रोह चल रहा था, उसी समय ऑपरेशन राहत चलाया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बोको हरम क्या है? बोको हरम क्या है पूछ रहा है। और बोको हरम जो है ये क्या है बाबू? तो ये आपको नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है। क्या है? नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया था? मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न का बात कर रहा है। और मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किनको दिया गया था? तो ये आपको दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री को। किनको दिया गया था? लाल बहादुर शास्त्री को। पहले व्यक्ति जो थे वो पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, जिनको मरणोपरांत दिया गया था। ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 ईस्वी में कहाँ किया गया था? तो 1974 में कब किया, कहाँ किया गया था? तो याद रखिएगा प्रथम था ये पोखरण में किया गया था, राजस्थान के पोखरण में 18 मई को किया गया था। ठीक है। 18 मई 1974 को। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उसका नाम जो था स्माइलिंग बुद्धा दिया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? भारत से नहीं है, इनमें से कौन सा नदी का उद्गम स्थल? देखो रावी, ब्यास और चिनाब इनका है, लेकिन सतलज जो है वो भारत से नहीं निकलती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि सतलज का उद्गम स्थल जो है वो तिब्बत के राकसताल झील से होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में बात कर रहा है कि कौन सा कथन सही है का पूछ रहा है। देख इसका केवल मूल क्षेत्राधिकार है, ये बात गलत है। इसका केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार है, ये भी बात गलत है। इसका केवल परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार है, ये भी बात गलत है। इसका मूल अपीलीय और परामर्श संबंधित क्षेत्रीय अधिकार है, तो ये बात सही है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि जलीकट्टू सांडों की लड़ाई किस राज्य में संबंधित है? जलीकट्टू जो है ये सांडों की लड़ाई होती है, बोला है किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है? ये तमिलनाडु में होता है। कहाँ पे होता है? तमिलनाडु में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन दो नदियाँ अमरकंटक से उद्गमित होती है? अमरकंटक से दो नदियाँ निकलती है। तो आपको उस समय हम बताए थे एक सोन नदी, तो इस ऑप्शन में सोन कहीं दिख रहा है? एक ही जगह दिख रहा है। तो सोन और नर्मदा जो नदी है ये अमरकंटक से निकलती है। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा स्थान ब्रह्म के मंदिर और पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा स्थान जो है ब्रह्मा के मंदिर और पशु मेले के लिए प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। और ये जो है पुष्कर हो जाएगा। क्या? पुष्कर राजस्थान के अजमेर जिले स्थित पुष्कर जो है ब्रह्मांड रचयिता भगवान ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर तथा प्रतिवर्ष नवंबर महीने में लगने वाला ऊँट का मेले के लिए जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन है? ऑर्गेनिक राज्य का बात कर रहा है और भारत का पहला का बात कर रहा है। तो ये भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य जो है वो सिक्किम है। कौन सा है? सिक्किम है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि उच्च श्रृंखल कानून कोई कानून नहीं है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में इस सिद्धांत को संपुष्ट किया था? बोल रहा है कि जो उच्च श्रृंखल कानून है ये कानून नहीं है, और सर्वोच्च न्यायालय किस मामले में इस बात की संतुष्टि किया था, ये बात बोल रहा है। और ये मेनका गांधी का जो केस हुआ था उसी में बात ये बोला गया था। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। ये 1978 की बात है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि युद्धग्रस्त क्षेत्र से खनन कर राज्यद्रोही गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरे निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये आपको किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसको ब्लैक डायमंड कहा जाता है, ब्लड डायमंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लड डायमंड। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बोहरा कमेटी रिपोर्ट जो राजनीतिक के अपराधीकरण की थी, बोहरा कमेटी के द्वारा दी गई थी। इसके अध्यक्ष श्री एन बोहरा अभी राज्यपाल हैं। एन बोहरा अभी राज्यपाल हैं, कहाँ के हैं ये पूछ रहा है। और एन बोहरा जो है अभी राज्यपाल हैं, ये राज्यपाल तो नहीं है अभी। तो इसमें से एन बोहरा राज्यपाल कहीं का नहीं है। ठीक है। तो ये गलत है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो है वो जम्मू कश्मीर का राज्यपाल कौन है? उपराज्यपाल है यहाँ के मनोज सिन्हा है। कौन है? मनोज सिन्हा जो है ये यहाँ के हैं।
और असम के तो भी नहीं है, तमिलनाडु के नहीं है, आरिफ केरल के तो आरिफ हैं, आरिफ मोहम्मद खान हैं, तमिलनाडु का आर एन रवि हैं, असम के भी तो नहीं है। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जहाँ की ये राज्यपाल हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि शराबबंदी, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये गलत है, ठीक है, ये क्वेश्चन गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है शराबबंदी संविधान के किस धारा में निर्देशित है। तो शराबबंदी संविधान का कौन सा धारा में है, तो नीति निषेध तत्व में इसके बारे में बात किया गया है, ठीक है। और नीति निषेध तत्व के बारे में इसके कहाँ पे बात किया गया है, तो ये आपको अनुच्छेद 47 में बोला गया है कि पोषायुक्त आहार और शराबबंदी पर प्रतिबंध सरकार का ये कर्तव्य है, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि फीफा विश्व कप फुटबॉल 2018 कहाँ आयोजित किया जाएगा। देखिए इनके उत्तर में, रंजीत सर की बुक के उत्तर में यहाँ पे रूस दिया है, ठीक है। और रूस ही हुआ क्योंकि 2018 का बात कर रहा है, और जो 2022 में कतर में हुआ था 22वां फीफा, वो कतर में हुआ था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 18 का बात कर रहा है, लेकिन अगर 22 का पूछेगा 2022 में जो होता है इसको आप नहीं याद कर सकते हैं, 2022 वाला याद रखिएगा जो कतर में हुआ था, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भू स्थित उपग्रह किस दिशा में घूमता है। तो भू स्थित उपग्रह जो है कौन दिशा में घूमता है ये पूछ रहा है, और ये पश्चिम से पूर्व घूमता है। कैसे, पश्चिम से पूर्व घूमता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि द ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नोवेल उपन्यास के लेखक कौन है। तो ये आपको अर्नेस्ट हेमिंग्वे है। कौन है, अर्नेस्ट हेमिंग्वे। इस टाइप का क्वेश्चन भी आप नहीं याद करेंगे तो चलेगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पे भी आप इग्नोर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछता है बीपीएससी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया गया है। क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र के असफल होने पर राष्ट्रपति शासन, यानी राष्ट्रपति शासन जो है किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। तो याद रखिएगा आर्टिकल 356 के तहत आपको राष्ट्रपति शासन लगता है। लेकिन वही बात करेगा आपको अगर वित्तीय शासन एक होता है तो 360 के तहत लगता है, ठीक है। वो यूएसए के संविधान से लिया गया है। और एक होता है आपको नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के तहत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशंसित किया गया है। अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा ये बीटी कॉटन को, किसको, बीटी कॉटन। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है। देखो नोबेल पुरस्कार जो है 2 देश देती है, ठीक है। और इस ऑप्शन में 2 देश होगा, यहाँ पे जो दिया हुआ नहीं है। 2 देश कौन कौन सा देता है बाबू। तो नोबेल पुरस्कार जो होता है एक तो स्वीडन देता ही है और एक नॉर्वे देता है। तो नॉर्वे जो है एक ही शांति का जो नोबेल है वो नॉर्वे सरकार द्वारा दिया जाता है। उसके बाद के जितने नोबेल पुरस्कार है जैसे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, इकोनॉमिक्स का, बायोलॉजी यानी चिकित्सा के क्षेत्र में जो साहित्य का, ये सब स्वीडन की सरकार देती है। लेकिन शांति का जो नोबेल है वो नॉर्वे सरकार देती है, ठीक है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से आप बी भी मार सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा जो स्वीडन और नॉर्वे नोबेल पुरस्कार देती है, और नॉर्वे जो है बस शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे देती है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी मार दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना प्रशस्त हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे। तो बनारस हिंदू जो विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना प्रशस्त हुआ था, और इसके संस्थापक जो थे वो मदन मोहन मालवीय थे। कौन थे बाबू, मदन मोहन मालवीय। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित 2 कॉलमों का सही मिलान करना है। हमको सही मिलान करना है। कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया हुआ है, इधर नेशनल पार्क है और इधर आपको राज्य दिया हुआ है। तो आप मिला सकते हैं। हम लोग कैसे मिलाते हैं देखते हैं हम लोग। पहला क्या दिया हुआ है कि बांदीपुर नेशनल, तो बांदीपुर कर्नाटका में है। कहाँ पे है, कर्नाटका में है। फिर आपको दिया हुआ है बक्सा, तो बक्सा ये कहाँ पे है, तो बक्सा टाइगर रिजर्व जो है ये आपको पश्चिमी बंगाल में है। कहाँ पे है, पश्चिमी बंगाल में है। और माउंट आबू वाइल्ड बंगाल का बात कर रहा है, तो ये आपको कहाँ पे है, तो ये राजस्थान में है।
और पेंच तो मध्य प्रदेश में है। इस तरह मिलाएंगे तो हम लोग राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। भारत का एक राष्ट्रीय जलीय प्राणी का बात कर रहा है, आसान क्वेश्चन है। और कौन सा है बाबू? तो याद रखिएगा, ये आपको हो जाएगा गंगा की डॉल्फिन। कौन सा? गंगा की डॉल्फिन। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। मिलाते हैं हम लोग। यहाँ पे खाद्य उत्पादन में वृद्धि, दूध उत्पादन, यहाँ पे क्रांति के बारे में पूछ रहा है। देखिए, खाद्य उत्पादन वृद्धि जो है ये हरित क्रांति से संबंधित है। दूध उत्पादन का बात करेगा तो श्वेत क्रांति, मत्स्य नील क्रांति और उर्वरक भूरी क्रांति। इस तरह मिलाइएगा तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि हरा सूचकांक विकसित किया गया है। तो हरा सूचकांक विकसित किया गया है, ये कहाँ पे किया गया है? तो याद रखिएगा विश्व बैंक के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? हरा सूचकांक विश्व बैंक के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान की मूल ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था। तो याद रखिएगा मूल ढांचे के बारे में संविधान में किस आर्टिकल के तहत दिया गया था। तो याद रखिएगा मूल ढांचा जो है सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती मामला जो था, केशवानंद भारती बनाम केरल मामला, उसी में दिया था और इस ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है। तो इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन डी मारिएगा। और केशवानंद भारती मामला जो है ये 1973 में हुआ था और इसमें संविधान को मूल ढांचा का अवधारणा का प्रतिपादन किया था आपको सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार थे। तो संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे बाबू? तो याद रखिएगा वो थे बी.एन. राव। कौन थे? बी.एन. राव का नाम क्या है? बेनेगल नरसिंह राव नाम था इनका। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा था? तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। कब? 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था और इसी में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का बात कर रहा है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी और एनी बेसेंट जो है 1917 में कोलकाता अधिवेशन की ये अध्यक्षता की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिंद स्वराज किसने लिखा है। हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया है ये पूछ रहा है। और हिंद स्वराज जो है ये आपको किनका है? तो ये आपको महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, हिंद स्वराज। और सत्य के साथ मेरा प्रयोग भी पुस्तक जो है वो महात्मा गांधी का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ किया गया। प्रारंभ कहाँ से हुआ था ये बोल रहे हैं। तो दांडी जो है ये प्रारंभ का बात कर रहा है कि प्रारंभ कहाँ से हुआ था। तो ये अहमदाबाद से। कहाँ से? 12 मार्च 1930 को। कब? 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च निकाला गया था। तो अहमदाबाद से 78 सहयोगियों के साबरमती आश्रम से। कहाँ से? साबरमती आश्रम से निकले थे और साबरमती आश्रम से निकले थे और पहुँचे कब थे? तो ये 6 अप्रैल 1930 को पहुँचे थे। ठीक है, दांडी में। और ये नमक कानून से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक कौन है। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक जो हैं वो भी महात्मा गांधी हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये कथन किनका है? तो ये आपको कथन बाल गंगाधर तिलक का है। 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था और उसी समय इन्होंने ये बात कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जब भारत को आज़ादी मिली तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था बोल रहा है। और जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जो था वो क्लेमेंट एटली था। कौन था? क्लेमेंट एटली था। राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ये लेबर पार्टी का था और 1944 में से 45 जो आम सभा चुनाव हुआ था उसी में ये जीता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे पूछ रहा है और ये थे आपको सी राजगोपालचारी। कौन थे? सी राजगोपालचारी जो है वो अंतिम गवर्नर जनरल थे। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को एक अंग्रेज के द्वारा, उसका नाम था ए.ओ. ह्यूम, जो रिटायर्ड आईएएस अधिकारी था, इसी के द्वारा किया गया था 1885 में। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा 28 दिसंबर को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्र भूमि निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। और किस हेतु उपयोगी है बाबू? तो
तो याद रखिएगा ये आपको उपयोगी है। यहाँ पे दिया हुआ है कि पोषक पुनर्प्राप्ति के चक्रण हेतु, ये भी सही है। यहाँ पे तीनों कथन सही दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़ा इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है? नहीं किया गया है का बात कर रहा है, और ये आपको कहाँ पे नहीं है ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो भारत में नहीं है। कहाँ पे? भारत में इसके बारे में नहीं है। ठीक है। इस स्टेशनों की संख्या 28 है, लेकिन इसमें भारत नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है बाबू? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये 5 जून को मनाया जाता है। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है का बात कर रहा है? नहीं है का बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ कि पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलोर में तो है, भारतीय वन प्राणी संस्था देहरादून भी है, भारतीय वन प्रबंधन संस्था जो दिया हुआ है अहमदाबाद दिया हुआ है। तो ये अहमदाबाद में नहीं है, अहमदाबाद के सहयोग से 1984 में भोपाल में है। ठीक है। तो गलत कथन यही दिया हुआ है, तो सी इज अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि दो विभिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। तो दो विभिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र जो है इकोटीन कहलाता है। क्या कहलाता है? इकोटीन कहलाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा अजैविक प्रदूषक कौन है बाबू? तो इसमें से याद रखिएगा ये आपको आर्सेनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्सेनिक। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों का चक्रण को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है? तो आपको जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता का बात कर रहा है, और सर्वाधिक जैव विविधता आपको उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो न्यूनतम भूमि को कहते हैं आपको पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका बी होगा। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। आज का अंतिम क्वेश्चन है कि इको मार्क उन भारतीय उत्पादकों को दिया जाता है जो क्या होते हैं बाबू? तो जो आपको पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन सी। आज के लिए इतना, मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।